जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो बताइए, आप ही लोग की ही डिमांड पे मैंने लाया है आज एसएसटी का क्या, जिसका आपका था बेसब्री से इंतजार है, क्या चीज? तो वो है बाबू सब्जेक्टिव। क्या है बाबू? सब्जेक्टिव है, जो कि सारे बच्चे कमेंट आ रहा था, सर प्लीज सब्जेक्टिव करवा दीजिए, सब्जेक्टिव करवा दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने सब्जेक्टिव करवा दिया, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी सब्जेक्टिव, ये सीरीज 1 2 ऐसे करके सब्जेक्टिव का हो जाएगा, तो जितने भी सब्जेक्टिव होगा बाबू उसका एकदम से अच्छी तरीका से आप लोग प्रिपरेशन करोगे, देन आप लोग 2025 की एग्जामिनेशन में अच्छे खासे स्कोर खड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बाबू, जो नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो मैं बता दूं, अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र से, मतलब वगैरह वगैरह बहुत से प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद जैसे कि गोला, बम बारूद, बम वर्षक, विमान से बरसाता था, टैंक लेकर के इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक हथियार बोल सकते हो या बोल सकते हो पदार्थ, ठीक है ना। रासायनिक हथियार का भी प्रयोग यानी छिड़काव किया गया था, जो कि अत्यंत क्या था बाबू, जो कि बहुत ज्यादा ही घातक एवं पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा क्या थे बाबू, घातक थे। अब जैसे देखो क्या सब था, जैसे देखो गौर से, एक नंबर में था क्या बाबू, नापाम बम में आता है नापाम बम, ठीक है ना। रासायनिक हथियार का था, जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बमों, ठीक है ना, यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, यह हमेशा याद रखना, किसके साथ? गैसोलीन के साथ मिलाकर, ठीक है ना, एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो कि त्वचा के भाग में चिपक जाता था। क्या होता बाबू? त्वचा में, यानी बॉडी के त्वचा में क्या होता था? चिपक जाता था। दूसरी चीज देखो बाबू, दूसरा था बाबू, देखो गौर से, एजेंट ऑरेंज, यह एक जहर था। यह क्या था बाबू? एक जहर था, एक प्रकार का जहर था, जिससे पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी। इससे क्या होता बाबू? पौधे की पत्तियां सब टोटली झुलस जाता था एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के, ठीक है ना, साथ साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। यह काफी जहरीला था, ये बहुत ज्यादा क्या था बाबू? घातक था, बहुत जहरीला था, जिससे फसल के साथ साथ जंगल भी ध्वस्त हो गए, जल करके राख गए। इनमें से डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना बाबू, इनमें से डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्या पदार्थ बाबू? डाई ऑक्सीजन पदार्थ का प्रयोग किया गया था, जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न कर देता था। क्या करता था बाबू? शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न कर देता। इसके प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम में, ठीक है ना, वहां के जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे थे बाबू, सारे के सारे क्या होते थे? अपंग पैदा लेते थे। अपंग का मतलब होता है क्या? विकलांग, यू कैन से विकलांग पैदा होते थे। अगला क्वेश्चन देखे बाबू, देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, खूनी रविवार। ये भी बहुत क्या है बाबू? प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। खूनी रविवार देखो बाबू, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता, ठीक है ना, जार सत्ता को मिटाने के लिए एक लगभग 1 लाख मजदूर, ठीक है ना, कितने मजदूर बाबू? 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पर आ गए, ठीक है ना, आए। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है ना। जिसकी सूचना मिलते ही वहां के राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखो मतलब वहां का राजा था कितना बेवकूफ था, क्या कर दिया? सारे जो कि आंदोलन कर रहे थे, मतलब किसान लोग, उस पर क्या किया? निहत्थे पर सब पे गोली बमबारी शुरू कर दिया। अब देखो गौर से, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। 1 लाख लोग थे, उसमें से हजारों की संख्या में मौत हो गया। उसके बाद बहुत से लोग घायल हो गए। यह घटना दिन रविवार का था। उस जो घटना जो हुआ था बाबू, वो रविवार का दिन था, ठीक है ना, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्त का ये हुआ, रविवार कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई, MVV, ठीक है ना, आई क्वेश्चन है। इसे आराम से देख ही लेना, एक बार देख लोगे, ठीक है ना, और मेडिटेट करोगे, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है ना, क्वेश्चंस को देख करके उस पर थोड़ी सी डिबेट करना, बहस करना, मनन करना, टोटली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, अथवा हिंद चीन, ठीक है ना, उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था?
हिंद चीन के बारे में, ये भी अच्छी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो हिंद चीन का निर्माण, हिंद चीन का जो निर्माण था हिंद देश से मिलकर किया गया था। किससे मिलकर? हिंद देश से, ठीक है ना। अब देखो जिसका नाम लाओस और वियतनाम, लाओस और वियतनाम कंबोडिया है, ठीक है ना, लाओस और वियतनाम कंबोडिया है। 17वीं, ठीक है ना, 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और व्यापारी हिंद चीन में आकर बसे गए थे। उसके बाद और कोचीन, ठीक है ना, कोचीन के राजा का यहां पे इस्तेमाल होगा बाबू, इस्तेमाल, ठीक है ना, कर 18वीं शताब्दी तक, ठीक है ना, फ्रांसीसियों में संपूर्ण क्षेत्रों पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी, अब देखो उसके बाद साम्राज्यवादी, ठीक है ना, प्रतियोगिता आधार पर कब्जा करने लगा, ठीक है ना। इसके प्रारंभ में कुछ, ठीक है ना, अच्छा काम भी हुआ, लेकिन कुछ बाद में क्या हुआ, सारा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, सारे क्या हुआ, शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा गया, और इस प्रकार से इसका आगमन में, ठीक है ना, इसका आगमन हो गया, ठीक है ना। और 1787 ईस्वी में, ठीक है ना, फ्रांसीसियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी क्या बाबू, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और लगभग 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना के साथ साथ, ठीक है ना, पूरे हिंद चीन पर अपना कब्जा जमा लिया। क्या हुआ बाबू, पूरे हिंद चीन पर क्या हुआ, अपना कब्जा जमा लिया। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए भी है, लेकिन उतना ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं है पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बाबू, हिंद चीन, ठीक है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन उतना ज्यादा मतलब भी है नहीं, तो आप लोग कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखो बाबू, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है ना, में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था? अब देखो बाबू, इटली और क्या है बाबू, इटली और जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण का मतलब जानते हैं क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, एकीकरण का मतलब होता है बाबू जोड़ना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण, ठीक है ना, चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना, चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो, शासन करो, राज करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। अब देखो कितना ये था, सीधा। अब देखो बाबू, छठा क्वेश्चन है बाबू, जो अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? आंसर देखो, जिनेवा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बाबू, जिनेवा समझौता के तहत पूरे वियतनाम दो भाग में बट गया। कितने भाग में बाबू? दो भाग में बट गया, जिससे उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन्ह ने संभाला था, ठीक है ना। इसका समर्थन रूस और चीन ने किया था, जबकि दक्षिणी वियतनाम, ठीक है ना, जबकि दक्षिणी वियतनाम का बागडोर बाओदाई ने संभाला था। इसका समर्थन अमेरिका तथा फ्रांस ने किया था। कौन कौन किया था बाबू? अमेरिका और फ्रांस ने किया था। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, वो चाहता था कि इस पे यहाँ पे विस्तार ना हो साम्यवाद का। इससे साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया। अब देखो, प्रवेश कर गया, ठीक है ना। अब 7th क्वेश्चन है, जो शहरों के उद्भव, ठीक है ना, में मध्यम वर्ग का भूमिका क्या था, किस प्रकार की रही, ठीक है ना। अब शहरों के उद्भव में, ठीक है ना, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसकी किस प्रकार से भूमिका था? देखिए, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग को काफी शक्तिशाली बनाया, ठीक है ना। इस वर्ग में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा वाले, राजनीतिक, चिकित्सक, वकील, शिक्षा, व्यापारी प्रमुख थे। मुख्य रूप से व्यावसायिक वर्ग का नगरों के विकास का कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलन को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। नेतृत्व का मतलब जानते हैं, अगुवाई करना। नेतृत्व का मतलब क्या होता है बाबू? अगुवाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है ना, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पराजित, ठीक है ना, पारित हुआ और इसके क्या क्या उद्देश्य था, इसका क्या क्या मेन मुख्य उद्देश्य था? तो मैं बता दूं आपको, मजदूरों की, ठीक है ना, आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में
रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में, कब बाबू, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। उद्देश्य था इसका क्या, ठीक है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था न्यूनतम मजदूरी कानून, ठीक है ना, न्यूनतम मजदूरी कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून का मतलब जानते हैं बाबू, मजदूर को कम पैसे देना, ठीक है ना। इसमें क्या 1988 के द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई तथा दूसरी योजना में यहां तक कहा गया कि जो न्यूनतम मजदूरी उनकी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मजदूर केवल अपना सिर्फ और सिर्फ गुजारा न कर पाए, न कर सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि यह अपने कुशलता को लेकर भी, ठीक है ना, बनाए रखे। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, अगर मजदूर को इतना ही दिया जाता है जिससे उसका रोटी भात, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पेट भात चलता था, ना कि ये कि आप कुछ जमा पूंजी कर सकते, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। इसका कानून का मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, यानी कि इस कानून का मेन मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था बाबू, मजदूरों की आर्थिक का स्थिति जो था उसको क्या करना था बाबू, ठीक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जो किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। अब देखिए 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जिनसे आधुनिक शहरों की स्थापना, ठीक है ना, में निर्णायक भूमिका निभाई, वे निम्नलिखित हैं। वो क्या है बाबू, निम्न है। अब देखो क्या था, पहला था बाबू जो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, पहला क्या था बाबू, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। सेकंड था बाबू आपका विश्व के विशाल भूभाग पर, ठीक है ना, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा था यानी कि आखिरी, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये भी अच्छे क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है। ये तो सबसे ज्यादा भी है क्वेश्चन है, यानी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, विश्व बाजार किसे कहते हैं। देखो बाबू उत्तर, विश्व बाजार एक ऐसा बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है ना, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, ये मुंबई में क्या है बाबू, विश्व बाजार, यानी विश्व की सारी चीज वहां पे क्या है बाबू, अवेलेबल है। चलिए इसलिए दिखा, देखो यहाँ पे विश्व बाजार एक ऐसा बाजार को कहते हैं जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं, ठीक है ना, आम लोगों को खरीदने के लिए क्या हो बाबू, उपलब्ध हो, उसे ही कहते हैं बाबू विश्व बाजार। अगला क्वेश्चन जो कि है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। लेकिन ये पूरा भूथा गया है तो हम इस क्वेश्चन को स्किप मारते हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा आर्थिक संकट, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे, ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बता गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ देता हूं, नहीं पढ़ पाएंगे वैसे लगता है, फिर भी देखो चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो तो अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण में एक आंदोलन चलाया गया था, चंपारण में एक आंदोलन चला था जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का, ठीक, जौ, बाजरा करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदार यानी कि अंग्रेज, गोरे मतलब बाबू अंग्रेजवा, ठीक है, जमींदार ने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए बोलता था। 20 कट्ठा अगर तुम्हारे पास खेत है तो उसमें तुमको 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है ना बाबू। यह अनिवार्य कर दिया, यह क्या कर दिया बाबू, अनिवार्य कर दिया, जिससे तक 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है, इसे ही कहते हैं बाबू 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है ना, 1 बीघा, तो उसमें से आप 3 कट्ठा में क्या करोगे, नील की खेती, जो कि अगर आप नील की खेती करते हो तो नील की खेती करने से क्या होता है, वहां का जो खेत होता है बंजर हो जाता है, वह यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप नील उपजा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो जमीन खराब हो जाता था। और गोरे क्या चाहते थे कि आप 3 कट्ठा नील की खेती करो, 1 बीघा है तो। एक प्रकार का एक ऐसा फसल था जिसे, ठीक है ना, जिसे खेतों में लगाया जाए तो उसे खेतों की मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कमजोर कर देता था। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में राम कुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी को अपने नील की खेती के बारे में बताया
और गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर किसानों के साथ मिलकर, ठीक है ना, आंदोलन किया, जिसे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, MVVI क्वेश्चन बाबू, ये देख लो, चंपारण सत्याग्रह, इसे अच्छी तरीका से याद कर लेना एकदम से। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत ही आते हैं तिनकठिया प्रणाली। ओके, क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किसी दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किसी दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। पहला, गांव एवं, देखो, गांव एवं शहर में जीवन मुख्यतः व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आबादी मुख्यतः कृषि से संबंधित, यानी कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, क्रियाकलापों से संबंधित होता है, जबकि शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसाय, नौकरी, किस पे, नौकरी पे, व्यवसाय यानी बिजनेस पे, उद्योग पे तथा व्यापार में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब 15 है बाबू, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में, कब बाबू, 1932 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP जिसे कहते हैं, नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे हम न्यू डील के नाम से नाम दिया गया। इस नीति को, ठीक है ना, इस नीति के अंतर्गत जन कल्याण की व्यापक योजनाएं बनाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलित स्थापित करना, ठीक है ना, कृषि और उद्योग में संतुलित स्थापित करना, मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना। इससे किसानों और श्रमिकों में स्थिति में सुधार होने लगा। इससे क्या हो बाबू, किसान और श्रमिक यानी कि मजदूर में क्या हो, इसकी स्थिति थोड़ा मतलब अच्छा बेहतर होने लगा पहले से, ठीक है ना। अब देखो बाबू, ये तो और VVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन से नहीं, 2 नंबरी में आएगा ये क्वेश्चन। मेजनी कौन था? हमेशा याद रखना बाबू, मेजनी कौन था? देखो, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। मेजनी को, ठीक है ना, इटली के एकीकरण का मसीहा यानी बादशाह, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक है ना। यह एक कर्मठ सुयोग्य कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। क्या था बाबू? ये दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नगरीय आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। इसका समर्थन तमाम जनता के लिए जनता ने किया था, मतलब सारे जनता इसके क्या था, फेवर में था, यानी पक्ष में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। मेजनी कौन था? ओके, अगला क्वेश्चन है बाबू, यही सेम क्वेश्चन है, यानी मेजनी कौन था। अब है बाबू, जो हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे, ये भी MVVI क्वेश्चन है। ओके, देखो गौर से, आंसर इसका ये होगा, हो ची मिन्ह का जन्म 1890 ईस्वी में, ठीक है ना। कब हुआ था बाबू? 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? एकदम से गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था, हो ची मिन्ह का, ठीक है ना। ये मत समझना जो हो ची मिन्ह किसी का क्या है, शहर का नाम है बाबू। हो ची मिन्ह किसी क्या है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम था बाबू ड्वेन सिंह कुंग था। इन्होंने अंकल हो भी कहा जाता है, इन्हें क्या बाबू कहा जाता है? अंकल हो भी कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचार का था, ठीक है ना, मार्क्सवादी के विचार से प्रभावित थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल से लिया था। 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विभाग में कुल भाग लिया, किंतु घर की कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति इसका बहुत ज्यादा क्या था, दयनीय था, ठीक है ना, जिसके कारण कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया गया। साथ ही जैसे अगर किसी का फाइनेंशियली कंडीशन बैड रहता है, बशर्ते पढ़ने में क्या रहता है, अच्छा रहता है, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा करके अपना गुजारा करता है। देखो उसके बाद है, साथ ही जहाज चलाने का नौकरी भी मिल गया इसे, यानी जहाज पे इसके शिप पे इसे जॉब मिल गया, ठीक है ना। ये अच्छे शिक्षण के लिए, ठीक है ना, रूस की राजधानी मॉस्को गए और वहां कुछ साम्यवादी नेताओं से इनकी मुलाकात हुई। अब वहां पे क्या हुआ, जो कॉलेज में इनकी मुलाकात क्या हुई, किससे हुआ बाबू? कुछ नेताओं सबसे, ठीक है ना। और इन्होंने 1917 ईस्वी में समाजवादी गुट का गठन किया और इससे प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया। इसने अपना संगठन मतलब गठन कर लिया, ठीक है ना। तमाम जनता को जागरूक किया, वहां के जितने भी लोग थे वहां
जनता, ठीक है, उसको जागरूक किया। साथ ही साथ 1930 ईस्वी में, ठीक है ना, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बाद में इसी पार्टी का नाम बदलकर इन्होंने अपना नाम जोड़ दिया इंडो चाइनीज, ठीक है ना। इसने क्या किया बाबू, चेंज कर दिया नाम, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट, ठीक है ना, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो गया। क्या हुआ बाबू, वियतनाम फ्रांस से आजाद हो गया, ठीक है ना। इनके काल में ही आर्थिक विकास का चरम सीमा पर पहुंच गई। आर्थिक विकास इतना ज्यादा हुआ कि चरम सीमा पे पहुंच गया। अंत में हो ची मिन की मौत 1969 ईस्वी में, ठीक है ना, 1969 ईस्वी में हो ची मिन की मौत हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, हो ची मिन के बारे में पढ़ लिए। अब उसका जो अगला क्वेश्चन है वो है बाबू, जो प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों की चर्चा करें। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू, 1914 में हुआ था, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चला था, यानी 4 साल का था युद्ध, ठीक है ना, 4 ईयर, 4 वर्ष तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के 2 प्रमुख कारण निम्न थे। 2 कारण की वजह से ही, पहला देखो बाबू, पहला था साम्राज्य विस्तार की होड़, साम्राज्य को विस्तार करने का होड़ लगा था जनता में। तो 19वीं सदी में विभिन्न यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए, लेकिन बाद में अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के उद्देश्य से आपस में लड़ने लगे, ठीक है ना, जिसका प्रसार संपूर्ण विश्व में हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर घर में लड़ोगे तो नहीं कहता है, 2 लोग के बीच में अगर झगड़ा होता है, तीसरा आकर के फायदा उठाने लगता है, वही होता है, ठीक है ना, इसके बीच में। या क्या हो बाबू, यहाँ पे होड़ लगने लगा, जिसका प्रसार संपूर्ण विश्व में हो गया। जो आपके घर में क्या हो रहा है, किसी घर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा था बाबू, जो व्यापारिक हित। आप देखो व्यापारिक हित क्या था, तो औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल, ठीक है ना, कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के विक्रय में जानते हो ना, यानी बेचना, विक्रय के लिए विस्तृत क्षेत्र की क्या आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए नए नए क्षेत्र की खोज, उस पर अधिकार स्थापित करना शुरू हो गया। और अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनियां लड़ने लगी। अपने हित के लिए क्या हुआ, कंपनियां लड़ना स्टार्ट कर दिया। इस संघर्ष को परिणाम का प्रथम विश्व युद्ध था। इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और जो कि 4 साल तक चला, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बाबू, यूरोपीय इतिहास में, ठीक है ना, खेडों का क्या अर्थ है। अब देखो, यूरोपीय इतिहास में घेटों का शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप, ठीक है ना, यहूदी बस्तियों के लिए, ठीक है ना, ये बाबू घेडो है, ठीक है ना, किया गया। वर्तमान समय में यह विशिष्ट धर्म, निजराती जाति अथवा समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को बताया है। यह सामुदायिक आवास का परिचायक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट मैंने मेंशन कर दिया, देख लेना। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के 2 कारणों की वर्णन करें। रूसी क्रांति के 2 कारण के वर्णन करें। पहला, देखो गौर से, रूसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो पहला कारण यह था बाबू, जो जार का निरंकुश शासन। पहला क्या था बाबू, जार का निरंकुश शासन। रूसी की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है। रूस में जो क्रांति हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था बाबू, जार का निरंकुश शासन, जिसमें रोमन राजवंश का जार अपनी इच्छा के अनुसार काम कराता था। यह एक अयोग्य शासक था, जिससे जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जनता मरे जिए, उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। अपना नहीं कहता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस मेथड का ये लोग था, ठीक है। अब उसके बाद है, जो वह अपने आप को ईश्वर की प्रतिनिधि मानता था, मतलब अपने आप को भगवान की प्रतिनिधि मानता था। अब सोच सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, एक्सपोर्ट, वेट चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू,
जो किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब किसान एवं मजदूर का जो दयनीय स्थिति था, जो रूस की क्रांति के, ठीक है ना, रूस की क्रांति के समय किसानों एवं मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि किसान अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। मजदूरों को आर्थिक, पहले क्या था, अब देखो गौर से, मजदूरों की अधिक से अधिक समय तक कठोर काम तथा उसके बदले में बहुत कम मजदूरी देता था। एकदम से भर दिन खटाएगा, खटाने के बाद नहीं कहता है काम करो इतना और मिलेगा उसको मिलने के लिए इतना, ठीक है ना, चुटकी भर उतना ही था। इससे के अलावा, ठीक है ना, शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने, ठीक है ना, टैक्स वसूली करने के इन लोगों में स्थिति और दयनीय हो गई, ठीक है ना। मजदूरों के लिए उत्तम आवास और स्वच्छता की कोई प्रबंध नहीं था। मजदूर लोगों अपनी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पे भी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। कोई मजदूर हड़ताल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हड़ताल करोगे तो गोली बमबारी हो जाएगा, ठीक है ना। इन मजदूरी के सारे विद्रोह से दबा देता था। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको भी देख लेना। अगला, ये तो MBBI क्वेश्चन है, इसे मत इग्नोर करना, और इसे इग्नोर आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। जो पूंजीवाद क्या है, उत्तर है यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में, निजी यानी अपनी लाभ और अपनी संपत्ति के बारे में सोचता है। पूंजीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पूंजीवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता, इस पे किसी का अधिकार नहीं होता है, केवल निजी संस्था का अधिकार होता है, ठीक है ना, और निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। देखो, यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर विद्रोह करता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि। क्या है बाबू? पूंजीवाद कौन कौन से देश है? अमेरिका है, ब्रिटेन है और ETC एक्सेट्रा। हाँ, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा है, MBBI क्वेश्चन। असलम, वैसे तो सारे क्वेश्चन MBBI है, ठीक है ना, बट ये सब कुछ ज्यादा ही छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थानों में, ठीक है ना, जहां मजदूर विकास करते हैं, सॉरी विकास नहीं होगा, यहाँ निवास ही होगा, निवास करते हैं, जैसे वैसे आवासीय स्थलों को हम असलम कहा जाता है। क्या कहा बाबू? असलम। जहां पे क्या करते हैं, छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थान पर जहां लोग निवास करते हैं, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं बाबू क्या? असलम। अब देखो, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए, जिनमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं था, वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं था, ठीक है ना। मजदूर कारखाने के निकट रहते थे, ठीक है ना, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उसके लिए छोटे छोटे मकान, ठीक है ना, बनवा दिए, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार, ठीक है ना, औद्योगिकरण के फलस्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा जानते ही हैं, इस चैनल को अगर नए होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बाबू नए होंगे, ठीक है ना, उसे बताइएगा जो इस चैनल के माध्यम से आपकी क्लास 10th तक की पढ़ाई, वैसे तो 2025 में 11th 12th उसका भी होगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 10th तक की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, जो कि 2025 में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद मेरे साथियों।